ने पढ़ी थी, ठीक है ना, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के बारे में या रासायनिक अभियांत्रिकी के बारे में या 5 एंजाइमों के बारे में। जो भी चीजें समझ में नहीं आई हो अभी क्वेश्चन में लिखो, उसको एक बार डिस्कस कर लिया जाएगा, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। बुक जल्दी ही लॉन्च हो जाएगा, 1 तारीख को हम प्रिंस सर को बुक सौंप देंगे, सारी चीजें बना के फिगर वगैरह हाथ से, उसके बाद देखो कितने जल्दी प्रिंट होके वो आ जाता है, ठीक है ना। गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू। विवेक जी, शमीना जी, दीपी जी, सुरुचि जी, श्वेता जी, रितिका जी, प्रिया जी, राहुल, सचिन, चंदन, अमन, राधा, दीप्ति कुमारी जी, सभी को नमस्ते, गुड आफ्टरनून। ठीक है, हम लाइव आ गए हैं, जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, उसके बाद क्लास को शुरू किया जाए। कल के क्लास के बारे में लिखिए तो, जय श्री राम, जय गुरु जी, राधे कृष्णा। यस, दिल और दिमाग में छप गया था सर, ये क्वेश्चन मार्क 96 प्लस कोई है उसका जवाब है, ठीक है। गुड आफ्टरनून सर, आपका छोटा सा भाई केसरी कृष्ण आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू बाबू, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको अगले क्या बोलते हैं कल के लिए। आज तो नहीं, आज तो आप पढ़िए, ठीक। चलिए जल्दी जुड़ जाइए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कल के क्लास के बारे में लिखिए, गुड आफ्टरनून तो होता रहेगा। आरडीएनए नहीं समझाए थे, आज समझाएंगे उसको। पीसीआर विधि द्वारा आरडीएनए का जो निर्माण किया जाता है उसकी क्लोनिंग कैसे की जाती है, ठीक है ना। एगार नामन प्लेट पे डीएनए एनिलिंग की क्रिया द्वारा, ठीक है ना, क्लोरम्फेनिकल एंजाइम की उपस्थिति में, वो चीजें आज हम समझाते हैं, ठीक है ना। गौरव जी, आपकी शिकायत दूर हो जाएगी, अभी पहला हेडिंग वही पढ़ाएंगे आज, ठीक। गुड आफ्टरनून, हम भी हैं सर, दिव्यांशु आई थिंक। चलो, स्नेहा कुमारी जी, आवाज जा रहा है, सब क्लियर है, ठीक है। नोट्स भी मिल जाएंगे आप सभी को। अमन कुमार जी, हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से। विकास शर्मा जी, हैप्पी बर्थडे, बहुत मस्त था सर, ठीक। जल्दी से ये क्रॉस होने वाले ही हो तुम लोग, हो गए। अब क्लास को शुरू किया, मस्त क्लास था, कॉन्सेप्ट आर क्लियर, ठीक है। कल का क्लास मस्त था, कल का क्लास के बारे में लिखो बाबू, गुड आफ्टरनून तो ठीक है, उसके बाद क्लास को देखा जाए क्योंकि वो सबसे जरूरी चीज़ है इतने टाइम, ठीक। हम भी है गुरु जी, रूपा, अमन कुमार जी, हैप्पी बर्थडे, मस्ते। सर साहब का नाम लेता है, मेरे नाम कहते हैं। क्लास अभी शुरू किया जाए। आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे पीसीआर विधि द्वारा डीएनए क्लोनिंग की क्रिया कैसे की जाती है, ठीक है ना। मस्त क्लास था, लव यू सर, थैंक यू, ठीक है ना। अभी क्लास को आगे बढ़ा जाए। जैव प्रौद्योगिकी हम लोग पढ़ ही रहे हैं और आते हैं नेक्स्ट पेज को लेके बढ़ते हैं। चलो, आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे किसके बारे में, पीसीआर विधि द्वारा। पी आर पूरा क्या लिखेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये है उसकी हेडिंग, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आज हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो, अब बताओ शुरू किया जाए, पीसीआर को शुरू किया जाए। जल्दी बताओ सर, मानव किडनी का वजन कितना होता है, ये सब कहाँ पढ़ रहे हो यार इसमें। लव यू सर, मिस्टर शुभम जी, थैंक यू, जय मां सरस्वती। रोशन कुमार जी क्या लिख रहा है यार। चलो, अब शुरू किया जा रहा है पीसीआर विधि द्वारा। अगर पूछेगा चुपचाप सुनो, चलो। जैव प्रौद्योगिकी में सबसे ज्यादा, आवाज कर, जैव प्रौद्योगिकी में पूछेगा सबसे ज्यादा किस जीवाणु पर प्रयोग किया जाता है। तो जैव प्रौद्योगिकी में सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो ई कोलाई या इस्चेरिशिया कोलाई नामक जीवाणु पर क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम लोग वही लिखते हैं, ठीक है ना, उस जीवाणु को बनाते हैं। तो जीवाणु क्या हो गया, ये, जिसके अंदर उसका आनुवांशिक पदार्थ एक है प्लाज्मिड और दूसरा है न्यूक्लियाइड। अगर मुख्य रूप से पूछेगा तो क्या होता है, न्यूक्लियाइड, और उसमें पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहोगे, प्रोटोप्लाज्म। सबसे पहले ये जो जीवाणु है वो क्या है, ई कोलाई या इस्चेरिशिया कोलाई, ठीक। दूसरा, हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो मैंने कल समझाया था उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। ठीक, एक कोशिका को लिए, ठीक, मान लो कह रहा है एक कोशिका लिए, चलो इसको भी व्हाइट कलर से ही बनाओ ताकि समझना आसान रहे। एक कोशिका लिए जिसके बीच में क्या पाया जाएगा, केंद्रक। क्या पाया जा रहा है, केंद्रक। हम साथ में बनाते चलो ताकि आसानी से समझ में आ जाए। ये क्या है, एक सेल है, ठीक, या कोशिका भी लिख सकते हो, कोशिका। किसने बताया, कैसे बताया, वो अभी बाद में पढ़ लिया जाए। के अंदर क्या है, एक डीएनए, ये हो जाएगा क्या, डीएस डबल स्टैंड डीएनए, और इसके बाहर जो है वो क्या है, न्यूक्लियस। अब डायरेक्ट डीएनए बना दिया तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि केंद्रक के अंदर एक जालनुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्रोमैटिन कहते हो। क्रोमैटिन बना होता है क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए का, इसलिए हम डायरेक्ट डीएनए को बना दिया, ठीक है ना। जैसे मान लो कह रहा है ये कोशिका है तो बीच में केंद्रक होगा, तो केंद्रक पहले क्रोमैटिन से बना होगा,
फिर क्रोमेटिन को हटाओगे मतलब ये हो जाएगा क्रोमेटिन, ऐसे बहुत सारे धागे। फिर ये बने होंगे क्रोमोसोम के, क्रोमोसोम बना होगा डीएनए का, और डीएनए बना होगा 3 पदार्थों का, पेंटोस होगा, नाइट्रोजन बेस पेयर, फास्फेट ग्रुप का। तो है सब एक ही अंदर, तो हमको डायरेक्ट डीएनए की जरूरत है, इसलिए हम डायरेक्ट डीएनए बना दे रहे हैं, ठीक है ना। इस बात को लेकर कंफ्यूज मत होना। आप कह रहा है कि यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का बनाए हो, ये है क्या, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड, ठीक। और यहाँ पे जो है ये ग्रीन कलर का, इसको कहते हो न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड, न्यूक्लियाइड, ठीक ना। इतनी बात पहले से क्लियर की रहो। अब जीवाणु एक जंतु कोशिका है, चुपचाप सुनो, ठीक है ना। सर चित्र को कॉपी में नहीं माइंड में बनाते हैं, थैंक यू, ठीक है ना। तो कह रहा है कि क्या, अब ये दोनों जंतु कोशिका है, तो जंतु कोशिका का बाहरी आवरण क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें जैसे ही हम डालेंगे क्या, लिटिक एंजाइम, सबसे पहला एंजाइम क्या यूज करेंगे इसमें हम लोग, लिटिक एंजाइम, LYTIC, लिटिक, लिटिक लिख रहे हैं, देख रहे हो, लिटिक एंजाइम। और इसमें भी डालोगे क्या, LYTIC, लिटिक एंजाइम, जिसके कारण पूरी कोशिका सड़गल कर नष्ट हो जाती है, लेकिन उसका आनुवांशिक पदार्थ या जीनोम सड़गल कर नष्ट नहीं होता। इसका आनुवांशिक पदार्थ क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक। और दूसरा क्या है इसका आनुवांशिक पदार्थ, न्यूक्लियाइड, ये दोनों बाहर आ गए। और इसका भी आनुवांशिक पदार्थ क्या होगा, बाहर आ जाएगा। अब ये डीएनए लंबाई में है, तो इसलिए इसे कहोगे लीनियर डीएनए, या हिंदी में क्या लिखोगे, रेखीय डीएनए। और इसको क्या कहोगे, दोनों को, इन दोनों को कहोगे सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए, क्या कहोगे, क्या, वृत्तीय डीएनए। एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते चलो, ताकि आसानी से तुमको याद हो जाए, ठीक है ना। सर हिंदी में लिखिए ना, बायलिंगुअल लिख रहे हैं सर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बाबू, रितु कुमारी जी, सबसे जरूरी चीज है, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों तो लिखा है यार, कहीं कंफ्यूज हो रहे हो तुम, ठीक है ना। मिस्टर शुभम जी, तो सबसे पहले जीवाणु की कोशिका से डीएनए को बाहर निकाले लिटिक एंजाइम की सहायता से, वैसे ही किसी जंतु कोशिका से डीएनए को बाहर निकाले लिटिक एंजाइम की सहायता। अब हम पढ़ाते वक्त समझाए थे, इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है जो डीएनए रिप्लिकेशन में हेल्प करता है, और इसमें जो हिस्टोन पाया जाता है जिसके कारण डीएनए के दोनों धागे हाइड्रोजन बांड की सहायता से आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो अगर हम न्यूक्लियाइड को लेंगे तो आवश्यकता अनुसार उसमें द्विगुणन रिप्लिकेशन जीन को काटना जोड़ना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें अपने आप रिप्लिकेशन होने लगेगा, क्योंकि उसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। तो हम उसकी जगह पे चुनते हैं किसको, प्लाज्मिड को, क्योंकि उसको काटना जोड़ना या अन्य जगह स्थानांतरित करना आसान होता है न्यूक्लियाइड के मुकाबले, ठीक है ना। तो अब अगला स्टेप हम इसमें क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम थोड़ा सा फिगर को छोटा कर लें। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, समझ में आएगा, अभी भी परेशान मत रहो, ठीक है ना। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे क्या, दोनों में रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, हम यहाँ लिख दे रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। कल इसके बारे में हम आप लोगों को अच्छे से पढ़ाए थे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्या इसी को कहते हो प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन, प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग हम दोनों में करते हैं, ठीक है ना। का उपयोग हम दोनों में करते हैं, किसमें, प्लाज्मिड में भी और न्यूक्लियाइड में भी, सॉरी इसमें लीनियर डीएनए में भी। जब लीनियर डीएनए में करोगे तो ये छोटे छोटे खंडों में क्या होगा, ऐसे कट जाएगा, और ये भी छोटे छोटे खंडों में क्या होगा, कट जाएगा। जिसमें आनुवांशिक लक्षण होंगे, डीएनए के वह खंड जिसमें आनुवांशिक लक्षण होते हैं उसे कहते हो एक्सान, और जिसमें नहीं होते हैं उसे कहते हो इंट्रान। ये बात समझ में आ गई, तो बोलोगे क्या, एक्सान, ठीक। और इसको बोलोगे क्या, इंट्रान, क्या बोलोगे, इंट्रान। इतनी बात समझ में आ गई, इसमें आनुवांशिक लक्षण होगा और इसमें नहीं होगा, इंट्रान में। वैसे ये भी छोटे छोटे खंडों में क्या होगा, कट जाएगा ऐसे। तो जिसमें आनुवांशिक लक्षण होंगे उसे कहोगे क्या, एक्सान, और जिसमें नहीं होंगे उसे कहोगे क्या, इंट्रान। एकदम स्टेप बाय स्टेप समझना, ठीक है ना, एक्सान और इंट्रान एकदम बढ़िया से समझना। सर का हिंदी में लिखिए ना सर, नितेश जी हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा है, पता नहीं किस आंख से आप देख रहे हैं। अब क्या करोगे, डीएनए लाइगेज एंजाइम को लेकर केवल एक्सान वाले खंडों को आपस में क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो अगले स्टेप में हम उसको बना रहे हैं, ठीक है ना। केवल क्या कर रहे हो, एक्सान वाले खंडों को और जो आपस में लेकर क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो, और जोड़ने की क्रिया को कहते हो डीएनए एनिलिंग।
डीएनए एनिलिंग। क्या कहते हो? डीएनए एनिलिंग मतलब डीएनए के दोनों खंडों को, एक्सान वाले और इंट्रान वाले को, आपस में जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हो? डीएनए एनिलिंग। ठीक। और जैसे ही तुम उसे जोड़ के तैयार करोगे यहाँ पर, तो जो नई संरचना बनती है उस संरचना को हम लोग कहते हैं आर डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या इसी को हिंदी में लिखते हो पुनर्संयोजित पुनर्संयोजित डीएनए। और जिसकी सहायता से डीएनए के दोनों खंडों को आपस में जोड़ा गया उसे कहा जाता है डीएनए लाइगेज। ठीक है ना, जोड़ने गोद की तरह कार्य करेगा, इसे क्या कह रहा हूं? डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से दो डीएनए के खंडों को आपस में जोड़कर आर डीएनए का निर्माण किया जाता है। यह क्रिया डीएनए एनिलिंग कहलाती है। हाँ, कॉपी में लिखते रहो। ठीक। सर ओनली डिफिनेशन लिख के नोटबुक में नहीं, फिगर के साथ बनाओ। लॉन्ग आंसर पूछता है 5 नंबर में, तो तुमको ये फिगर जो हम बना रहे हैं उसको बनाना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। इस बात का तो बिल्कुल ध्यान रखना अगर अच्छे नंबर से पास होना है तो। पूरे स्टेट में बिहार में पीसीआर विधि हर टीचर कहीं ना कहीं पढ़ा रहा होगा, और सारे बच्चों का जो क्वेश्चन होगा हर जगह सेम होगा। क्वेश्चन सबकी जगह सेम आते हैं, पर क्या दिक्कत होती है कि किसी बच्चे को 5 नंबर के क्वेश्चन में 3 नंबर मिलता है, किसी को 2 नंबर, किसी को 5 नंबर। तो जिसने अच्छे से बनाया होगा, अच्छे से लिखा होगा, उसी को नंबर अच्छे से मिलेंगे। तो इस बात का तुम विशेष ध्यान रखना बाबू। ठीक है ना, मैं अपना काम एकदम बढ़िया से कर देना हूँ। ठीक है ना। ठीक। अब कह रहा है कि आर डीएनए टेक्नोलॉजी की विधि से इसको क्या किया, बना लिए। अब अगले स्टेप में क्या करोगे? जो अगला स्टेप है उस स्टेप को कहते हैं रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, या इसी को क्या कहते हो? रूपांतरण। क्या कहते हो? रूपांतरण। ठीक। कुछ तो अलग हो टारगेट बोर्ड सबसे कि सबका वही कॉपी करके जैसे सब पूरी दुनिया पढ़ा रही है वैसे ही पढ़ो। ठीक है ना, ऐसा ना पढ़ो, थोड़ा आराम से समझ के पढ़ो। ठीक है ना। ठीक। ठीक ठीक है सुमित जी, कोई बात नहीं। अब इसको रूपांतरण की क्रिया के द्वारा पुनः कोलाई नामक जीवाणु में क्या करोगे? रूपांतरित करोगे। तो जब जीवाणु के शरीर में इसको डाल रहे हो तो डालने की क्रिया को ही क्या कहते हो? रूपांतरण कहते हो। ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ हिस्सा ये वाला है क्योंकि हम लोग उसको लाके जोड़े थे। ये एक्चुअल में क्या है? आर डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये न्यूक्लियाइड है। बाकी उसमें तरल पदार्थ जीव द्रव जो है वो है। अब इसमें डालोगे एक एंजाइम जिसको हम लोग कहेंगे क्लोरैम्फेनिकॉल। क्या कहोगे? क्लोरैम्फेनिकॉल। और इस जीवाणु को एक एगार नामक शैवाल पर संक्रमित करा दिया जाएगा। किस पर? एगार। ठीक है ना, नामक शैवाल पर संक्रमित कराकर क्या कराया जाएगा? संवर्धन कराया जाएगा। संवर्धन मतलब संख्या में वृद्धि कराना या कल्चर कराना उसको कहते हो। सर आपसे बात, आपके बात पर बहुत हंसी आ रही है। किस बात पर गुलिस्ता परवीन जी? ठीक। तो क्या करोगे? इसको उस जीवाणु में डालोगे, एगार नामक शैवाल पर संवर्धित कराओगे, जिसके कारण जीवाणु के शरीर में क्या होगा? 1 मिनट हम थोड़ा सा छोटा कर ले। ठीक। जीवाणु के शरीर में क्या होगा? द्विगुणन की क्रिया तेजी से क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो जीवाणु तो वही रहेगा ऐसे, पर उसमें जो प्लाज्मिड की संख्या है लगातार वो क्या होगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, ऐसे ऐसे लगातार क्या होगी? बढ़ती जाएगी। लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। अपना न्यूक्लियाइड भी अंदर है ये वाला, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो एक टाइम आ जाएगा कितना अधिक इसमें संरचनाएं हो जाएंगी प्लाज्मिड वाली, क्या होगा? ये टूटकर इससे क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। और जैसे ही ये टूटकर बाहर आ जाएंगे, अगले स्टेप में क्या करोगे? एक ही समय पर एक से अधिक जीवाणुओं का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। एक से अधिक जीवाणुओं का क्या होगा? निर्माण होगा। सब के सब क्या हो जाएंगे? बैक्टीरिया बन जाएंगे। से अधिक जीवाणुओं का क्या होगा? निर्माण होगा। तो पीसीआर विधि द्वारा शुरू में हम कितने आरडीएनए बनाए थे? 1 आरडीएनए बनाए थे। अभी हमारे पास कितने हो गए? मान लो 5 हो गए, हालांकि और भी होंगे, ऐसे लगातार बढ़ता जाएगा। तो पीसीआर विधि द्वारा या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन द्वारा आरडीएनए को एगार नामक शैवाल के ऊपर रखकर संवर्धन की क्रिया द्वारा संख्या में वृद्धि कराया जाता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं? क्लोरैम्फेनिकॉल एंजाइम का उपयोग करते हैं। इसके कारण होता क्या है? होता है सेल मल्टीप्लिकेशन।
मल्टीप्लिकेशन मतलब संख्या में वृद्धि, मल्टी मतलब अधिक होता है, सेल मतलब कोशिका, ठीक है ना। एक से अधिक आरडीएनए प्राप्त होते हैं, आरडीएनए प्राप्त होते हैं किस विधि में, पीसीआर विधि। इतनी बात समझ में आ गई सर। ये बैक्टीरिया क्या, बिल्कुल ये बैक्टीरिया कम, बैगन ज्यादा लगता है। अच्छा ठीक है, अब तुमको दिखाते हैं, ये बैगन दिख रहा है तुमको, तो 10 सेकंड में ये बैक्टीरिया हो गया। जरूरी थोड़ी है कि सारी चीजें बनाते चलोगे ऐसे। किनारे पर ये क्या है, सीलिया है। तो अब एग्जाम में तुम बैक्टीरिया ना बना के बैगन बना के आना, ठीक। तो यहाँ भी कर दे रहे हैं सब में। अब खुश, तो भाई साहब अब तो बैगन नहीं रहा ये, मजा आया। चलो तो ये बताओ पीसीआर विधि अच्छे से समझ में आई कि नहीं, फिगर बनाने के लिए, ठीक है ना। कल यहाँ तक पढ़ाए थे, कल यहाँ तक पढ़ाए थे आरडीएनए कैसे बनता है, ठीक है ना, और उसे संख्या में कैसे वृद्धि करा। तो जो संख्या में वृद्धि कराते हैं उसी को पीसीआर विधि कहते हैं, ठीक है ना। अब जीवाणु दिख रहा है नेहा कुमारी जी, चलिए थैंक यू। सिर्फ सर डिफिनेशन लिखे, लिख रहे हैं अभी, तुरंत लिख रहे हैं। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप समझ गए कि नहीं, एक बार हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या कर रहा हो, एक जीवाणु ले रहे हो पीसीआर विधि में जिसका नाम है ई कोलाई। उसके शरीर से उसके अनुवांशिक पदार्थ को बाहर निकालने के लिए जिसका उपयोग करते हो उसे कहते हो क्या, लिटिक एंजाइम। तो लिटिक एंजाइम की सहायता से क्या करते हो, जीवाणु के शरीर से उसके आनुवांशिक पदार्थ को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, सबसे पहला स्टेप। और यह क्रिया समान रूप से किसी जंतु कोशिका में भी करते हो। दूसरे स्टेप में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से प्राप्त जीनोम को प्लाज्मिड और डीएनए को लीनियर वाले एक्सान तथा इंट्रान के खंडों में विभक्त कर लेते हो। तीसरे स्टेप में डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से डीएनए के दोनों एक्सान वाले खंडों को आपस में जोड़ लेते हो, और जोड़ने की क्रिया को एनिलिंग कहते हैं, जिसे रूपांतरण की क्रिया द्वारा जीवाणु के शरीर में क्या करते हो, चौथे स्टेप में रूपांतरित करते हो। और क्लोरेम्फेनिकल एंजाइम की उपस्थिति में एगार नामक शैवाल पर संवर्धन की क्रिया करते हो, जिसके कारण सेल मल्टीप्लिकेशन या संख्या में वृद्धि की क्रिया होती है, जिसके कारण एक ही समय पर अनेक आरडीएनए प्राप्त होते हैं। और लिटिक का अर्थ, सर लिटिक एक एंजाइम है जिसकी सहायता से जंतु कोशिका से डीएनए को बाहर निकाला जाता है। सर थियरी नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कोई बात नहीं, हिमांशु जी लेट हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, जल्दी से एक बार जल्दी से। अच्छा शेयर करने को क्यों बोल रहे हैं यार, ये तो ऐप पे है क्लास, ठीक है ना। ठीक, जितना सोचे थे उससे ज्यादा लोग जुड़ गए हो, ठीक है ना आज। थैंक यू। लिखना है एकदम, लिखना है एकदम, स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ताकि ये तुम लोग अच्छे से याद रहे। पैनल पीडीएफ मिल जाए तब भी तुमको अच्छे से याद रहे, ठीक है ना। देखो अब सबसे पहला काम इसमें लिखना क्या है, लिखोगे क्या, लिखोगे पीसीआर, या इसी को पूरा क्या लिखोगे, पॉलीमरेज। साथ में लिखो, मेरे साथ में लिखो, हम बोलते चल रहे हैं ना, ठीक है ना। ठीक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हो गया। के बारे में, के बारे में मूलिश, मूलिश, मूलिश नामक वैज्ञानिक ने, नामक वैज्ञानिक ने, साथ में लिखते चलो, नामक वैज्ञानिक, वैज्ञानिक ने 1983 में बताया था, 1983 में बताया था, जिसमें, जिसमें यह कहा गया कि, इनके द्वारा यह कहा गया, यह कहा गया कि सबसे पहला, सबसे पहला आरडीएनए, या इसी को क्या कहते हो, पुनर्संयोजित, पुनर्संयोजित डीएनए पालबर्ग, पालबर्ग द्वारा 1972 में तैयार किया गया था, 1972 में तैयार किया गया था,
जिसके लिए कुछ एंजाइम, जिसके लिए कुछ एंजाइम, साथ में लिखते चलो, का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जो इस प्रकार, जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है। नंबरिंग करके हम पांचों लिख लें। चलो, पहला क्या था? लाइसोजाइम। दूसरा क्या है? लिटिक। तीसरा क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। चौथा क्या है? डीएनए लाइगेज। और पांचवा क्या है? क्लो रैम्फे निकाल। ठीक, रोशन बादल जी, फिलहाल तो हम ही हैं, ठीक है ना? चलो, यहां तक समझ में आ गया? ठीक, अभी बताओ यहां तक अच्छे से समझ में आया कि नहीं? यहां तक अच्छे से समझ में आया कि नहीं? चलो जल्दी बताओ, यहां तक अच्छे से समझ में आया कि नहीं? आप विशाल भारती जी, आपका जो क्वेश्चन है उसमें 000 है। ठीक, अब बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं? देखो, आप जब पीडीएफ से पढ़ाएं तो लिख के पढ़ाइए, और जब पढ़ा रहे हैं तो पीडीएफ से पढ़ाइए। कमेंट पढ़ रहे हैं मिस राखी यादव जी, क्वेश्चन कुछ तो बताए। आ गया सर, आ गया सर, आल ओके सर, हिंदी में सर, फेफड़े में छप जा रहा है। तानिशा कुमारी जी, क्यों? कॉपी पे छापिएगा, ठीक है ना? इतना ज़्यादा पढ़ लो कि कॉपी से जाके उल्टी कर देना, मतलब लिख के, सच में वाली नहीं। हाँ, निधि प्रिया जी, पूरी तरीके से सही आपका आंसर। ठीक ठीक, समझ में आ गया? हिंदी लिखिए, हिंदी इसका कितनी बार लिखेंगे यार, कई बार लिखे हैं। नो सर जी, लिख कर ही पढ़ाइए। हाँ, दीप्ति कुमारी जी, डीपी, दीपी कुमारी जी, दीप्ति है कि दीपी गलती से हो गया है? ठीक, यस गुरु जी, क्लियर है। चलो आगे बढ़ा जाए। आपका नाम ले ले। अंकित, मुस्कान, राखी, विद्या, क्वेश्चन मार्क, नेहा, ठीक, मिस राखी यादव, आदित्य, विद्या, माला, सौम्या। आप आते हैं अगले टॉपिक पे। क्या लिखे थे? जो इस प्रकार है। अब क्या लिखोगे? इस क्रिया में सबसे पहले लिखोगे, इस क्रिया में, इस क्रिया में सबसे पहले, सबसे पहले तैयार किए गए, तैयार किए गए आरडीएनए या हाइब्रिड डीएनए, HYBRID, हाइब्रिड डीएनए, या इसी को हिंदी में कहते हो संकर डीएनए, संकर डीएनए को ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, या इसी को क्या लिखोगे? रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण की क्रिया द्वारा, रूपांतरण की क्रिया द्वारा, सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाएगा, उसको लेके परेशान मत रहो, ठीक है ना? की क्रिया द्वारा जीवाणु के शरीर में, जीवाणु के शरीर में रूपांतरित, रूपांतरित किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है, ठीक है ना? रूपांतरित किया जाता है। सर पूरा दिमाग में छप गया, एग्जाम में कॉपी पे फेंक देंगे। अच्छा ठीक है, वही करना, रूपांतरित किया जाता है, हो गया? आगे तो जिसके पश्चात, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, जिसके पश्चात जीवाणु को, जीवाणु को मत लिखो, एक बार जीवाणु को जिक्र भी कर दो, ई कोलाई, क्योंकि इसी पर हो रहा है। जीवाणु को एगार, एगार
नामक शैवाल पर संवर्धन संवर्धन या इसी को कहते हो कल्चर, वो कल्चर संस्कृति वाला नहीं है, ठीक है ना, संवर्धन। एगार नामक शैवाल पर संवर्धन की क्रिया कराई जाती है, क्रिया कराई जाती है, जिसके लिए क्लोरैम्फेनिकॉल, जिसके लिए क्लोरैम्फेनिकॉल एंजाइम, क्लोरैम्फेनिकॉल एंजाइम का उपयोग किया जाता है, जिससे जीवाणु के शरीर में उपस्थित आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्संयोजित डीएनए संख्या में वृद्धि करते हैं, जिसे सेल मल्टीप्लिकेशन या सेल मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। यह क्रिया एक ही समय पर, या इस क्रिया में लिख लो, इस क्रिया में एक ही समय पर अनेक आरडीएनए प्राप्त होते हैं। बस इतना लिखोगे, ठीक है ना। सर मेरा कमेंट नहीं जा रहा, अब जाके हम कमेंट की तरफ बढ़े। सर 10 मिनट लेट हो जाता है, मेरा कमेंट दूसरे फ़ोन लेना पड़ेगा क्या? अभिषेक भारती जी, इतने पैसे हैं आपके पास? मेरे पास जो फ़ोन है, चलो दिखा नहीं सकते, चार्जिंग में। संकर डीएनए क्या है? देखो, अक्सर धान का बीज जब खरीद के ले आओगे तो उस पर लिखा रहता है संकर बीज, उसमें 2 प्रजातियों के जीन आपस में जोड़े जाते हैं। कल वाला लेक्चर हो सकता है उसी पे चले, ठीक है ना, क्योंकि लाभदायक जीन का कैसे उत्पादन करेंगे और कैसे उसका दैनिक जीवन में उपयोग करेंगे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो संकर जीन, एक दिन और रुक जाओ, तुमको क्लियर से समझ में आएगी, जिसमें भी लिखा था, ठीक है ना। चलो, सबका कमेंट आ रहा है? सर आप पटना में रूम लेके रहते हैं या टारगेट बोर्ड के ऑफिस में? यही सोना, यही रहना, यही खाना, सब कुछ, ठीक है ना, और कुछ नहीं। प्रिंस सर बहुत सपोर्ट करते हैं सारे टीचरों को, ठीक है ना। चलो, इस कोरिया में सबसे पहले तैयार किया गया था डीएनए पालबर्ग द्वारा, ईस्ट कोरिया लिखे होंगे शायद। ई कोलाई एक बीमारी नहीं, एक बैक्टीरिया है या जीवाणु है। सर आप एक क्वेश्चन गलती है सर, जल्दी लिखो। प्रिंस कुमार जी, क्या क्वेश्चन गलत लिखे हैं हम? सर दिल और दिमाग दोनों में छप गया, आयशा कुमारी जी। चलो ठीक है, काफ़ी लोग लाइव हो गए यार, कल से तो ज़्यादा ही हो आज, ठीक। चलो, अगर आप मन लगने लगा तुम लोगों का पढ़ाई में, ठीक। अभी 20 मिनट है, 20 मिनट में और भी छोटी छोटी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। एक बार रिवाइज करें पूरा। सर एक बार गुणसूत्र का फिगर बता दीजिए, वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला। एसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, इतने प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, ठीक है ना। जी सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हमारा कमेंट नहीं जा रहा, श्वेता जी कमेंट आ रहा है, क्वेश्चन लिखिए। सर कैसे याद करें? फिगर स्टेप बाय स्टेप बना लिए, सारी चीज़ें वैसे ही याद हो जाएंगी, इतनी बड़ी चीज़ थोड़ी है। सर गुरुजी एग्जाम में लिखना पड़ेगा इतना? बिल्कुल, 5 नंबर ऐसे ही दे देगा तुमको, आओ बाबू ले जाओ। बिल्कुल नहीं देगा। मेरा घर उत्तर प्रदेश जिला गोरखपुर, योगी आदित्यनाथ सिटी। एक हो गया क्या? 1 के हो गया क्या? कनपट्टी में भी क्या? चलो आप एक बार रिवाइज कर रहे हैं, जिसका जो भी क्वेश्चन होगा हम बाद में पढ़ेंगे, ताकि बाकी लोगों को भी समझ में आ जाए, ठीक। चलो, इनको क्यों रख रहे हैं भाई, यही तो हमारा रोजी रोटी और हथियार है। सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग? जैव प्रौद्योगिकी पढ़ रहे हैं। कौन सा लेक्चर? दूसरा। एक बैक्टीरिया, चुपचाप सुनो, लिखना कमेंट छोड़ो। एक बैक्टीरिया को लिए जिसे ई कोलाई कहते हो,
एक जंतु कोशिका लिए, दोनों की कोशिका का बाहरी आवरण सेल वॉल होता है, इसलिए इसमें लेटिक एंजाइम उपयोग किए, जिसके कारण दोनों की कोशिका से उसका आनुवंशिक पदार्थ डीएनए बाहर आ गया। इसके आनुवंशिक पदार्थ को लेकर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से एक्सॉन और इंट्रॉन के खंडों में विभक्त करते हो। यह क्रिया समान रूप से जंतु कोशिका में भी करते हो, जिसके कारण यह डीएनए एक्सॉन और इंट्रॉन के खंडों में विभक्त हो जाता है। डीएनए के वह खंड जिसमें आनुवंशिक लक्षण पाए जाते हैं उसे एक्सॉन कहते हो। डीएनए के वह खंड जिसमें आनुवंशिक लक्षण नहीं पाए जाते उसे इंट्रॉन कहते हो। प्राप्त एक्सॉन के खंडों को डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से आपस में जोड़कर आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्संयोजित डीएनए या इसी को कहते हो हाइब्रिड डीएनए, हाइब्रिड डीएनए या हिंदी में कहते हो संकर डीएनए, संकर डीएनए का निर्माण किया जाता है, जबकि डीएनए के दोनों एक्सॉन वाले खंडों को आपस में जोड़ने की क्रिया को डीएनए एनिलिंग कहते हैं। प्राप्त आरडीएनए या हाइब्रिड डीएनए को ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण की क्रिया के द्वारा पुनः ई कोलाई नामक जीवाणु में रूपांतरित किया जाता है। किसमें? ई कोलाई नामक जीवाणु में रूपांतरित किया जाता है, जिसके रूपांतरित करने की क्रिया को रूपांतरण कहते हैं। जिसे क्लोरम्फेनिकल एंजाइम की उपस्थिति में एगार नामक शैवाल पर क्या करते हो? संवर्धन या कल्चर की क्रिया कराई जाती है, जिसके कारण इसके जीनोम में वृद्धि होती है, जिसके कारण एक ही समय पर अनेक जीनोम या आरडीएनए प्राप्त होते हैं। और इस क्रिया के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? इस क्रिया के बारे में सबसे पहले मूलिश ने, किसने? मूलिश ने बताया था। कब बताया था? 1983 में। और सबसे पहला आरडीएनए किसने बनाया था? पाल बर्ग द्वारा बनाया गया था। कब? 1972 में। ठीक है ना। कितने एंजाइमों का उपयोग करके? 5। लाइसोजाइम, लेटिक, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए लाइगेज, क्लोरम्फेनिकल। ठीक। और ये होगी उसकी थ्योरी। तो आई थिंक आप थ्री कितना याद कर रहे हो यार? तुम लोग की हिचकी आ रही है मुझे। चंदन कुमार जी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, 1983 में आनी है। चलो, यहां तक समझ में आ गया? 5 नंबर का क्वेश्चन है, एकदम आराम से। अगर नहीं समझ में आया तो बताओ, क्योंकि मैं पूरी गारंटी ले सकता हूं इस तरीके से पीसीआर विधि तुम लोगों को ना ही किसी ने पढ़ाया होगा, ना ही लिख के समझाया होगा। अभिषेक भारती जी, ये बात सही है। ठीक, याद हो गया सर शिवाजी? ठीक है, जल्दी बताओ, इसके बाद आगे बढ़े हम। यहां तक समझ में आ गया? चलो जल्दी बताओ। यह हो बिहार के लाला। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक समझ में आ गया? ठीक है, सभी को थैंक यू, क्योंकि सभी ने लिखा है कि यस सर क्लियर है और छप गया है दिमाग में। हाँ, 2025 में आएगा। गेस्ट पेपर ऐसा देंगे कि 100 में से 100 क्वेश्चन लड़ेगा, इतना याद रखना। आपकी बात भी सही है अरुण कुमार जी। चलो अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक पे पढ़ोगे हम लोग। एक क्वेश्चन कैसे पूछेगा? पूछेगा पीसीआर विधि द्वारा आरडीएनए के निर्माण की क्रिया विधि का सचित्र वर्णन करो। या पूछेगा पीसीआर किसे कहते हैं, इस क्रिया का सचित्र वर्णन करो। या पूछेगा आरडीएनए के निर्माण की क्रिया विधि पीसीआर विधि द्वारा किस प्रकार की जाती है, इस क्रिया का सचित्र वर्णन करो। या पुनर्संयोजित, अच्छा पुनर्संयोजित गलत लिखा था, नया छूट गया था क्या? चलो ठीक है, सही कर लेना, अभी देख लेंगे हम। ठीक है ना। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पारगमन। ठीक, जिसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या पढ़ेंगे? पारगमन या क्रॉसिंग ओवर। पार गमन, ये सब 2-2 नंबर में पूछते हैं। या इसी को कहता है क्रॉसिंग, क्रॉसिंग ओवर। पारगमन या इसी को क्या कहता है? क्रॉसिंग ओवर। इतनी बात समझ में आ गई? क्या अगला हेडिंग है? किडनी, फेफड़ा वगैरह बनाने से फुर्सत मिले तब तो चीज़ों को अच्छे से सजाया जाए। ठीक, पारगमन या क्रॉसिंग ओवर। आप सुनो, ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है इस चैप्टर से, जो कि मैंने किस पेपर में देखा आपके। ठीक है ना। ठीक, और कुछ पेपर भी डाउनलोड किए मैंने पिछले, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। 100 में 100 लाएंगे। थैंक यू अभिषेक भारती जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। बाकी लोग भी लेके आए, उसको उन सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अच्छा ठीक है, 9वें चैप्टर में 3300 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है ना। सबका कमेंट आता है। ठीक, अब देखो, इसके पहले गुणसूत्र के बारे में किसी बच्चे ने पूछा था। तो अगर कहेगा ह्यूमन या मनुष्य, तो मनुष्यों में
गुणसूत्रों की संख्या अगर पूछा जाए कितनी होती है तो इसको लिखोगे 46 या 23 जोड़ी, 46 या 23 जोड़ी। अब ये जो गुणसूत्र होते हैं मनुष्यों में, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 2 प्रकार के। एक को कहते हो ऑटोसोम और दूसरे को कहते हो सेक्स क्रोमोसोम। गुणसूत्र को क्या कहते हो? क्रोमोसोम, ह्यूमन क्रोमोसोम। मनुष्यों के गुणसूत्रों की बात हो रही है, ठीक है ना। इसको कहते हो दैहिक गुणसूत्र और इसको कहते हो लिंग गुणसूत्र, ठीक है ना। ठीक है, चलो चित्र बनाने को नहीं आएगा तुमको, ठीक है ना। अब कह रहा है मनुष्यों में जो दैहिक गुणसूत्र होते हैं इसकी संख्या होती है 44 और जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उसकी संख्या होती है 2। तो अगर पूछेगा दैहिक गुणसूत्रों की संख्या, ठीक, तो उसे बोलोगे क्या? 44 और लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2। तो जो लिंग दैहिक गुणसूत्र हैं सब दिखने में एक जैसे होते हैं। आटो मतलब होता है सेल्फ या स्वतः है, और सोम मतलब क्रोमोसोम या गुणसूत्र, वह गुणसूत्र जो दिखने में एक जैसे हों। और सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं कि वो लड़का है या लड़की। तो ये जो 2 हैं ये भी 2 प्रकार के हैं, या तो ये दोनों XY होंगे या तो ये दोनों क्या होंगे? XX। तो यदि इस कलर से ले लिया जाए, चलो इस कलर से, यदि 44वां गुणसूत्र XX, 44वां कह रहा है, 45वां गुणसूत्र XX और 46वां गुणसूत्र XY है तो उसे कहोगे पुरुष। और यदि 45वां X है और 46वां भी X है तो उसे कहोगे क्या? स्त्री। और बाकी सब के सब क्या होंगे? ये 44 जो है पुरुषों और स्त्रियों में क्या होते हैं? समान होते हैं। अब इतनी बात समझ में आएगी? सबका कमेंट आ रहा है जी, ठीक है ना। हाँ, 22 प्लस XX और 22 प्लस XY, 22 नहीं 44 प्लस XX होगा। इसको अगर लिखना होगा तो इसको ऐसे लिखोगे 44 प्लस XX अगर महिला हुई, और नहीं तो लिखोगे 44 प्लस XY, ऐसे लिखोगे, 22 करके नहीं लिखोगे, ठीक है ना। अब इन्हीं में अगर पुरुषों की बात की जाए तो उसमें मियोसिस और माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, जो कि मैं आपको पहले से समझा चुका हूँ, ठीक है ना। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन और समसूत्री कोशिका विभाजन। तो अगले पेज पे आते हैं। तो मान लो कोई पुरुष है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या, मान लो कह रहा है कोई मेल है, ठीक है ना, कोई पुरुष है, पुरुष, और कोई स्त्री है, वो स्त्री कलवाना नहीं, आनंद वाला नहीं, ठीक है ना, फीमेल वाला, ठीक। तो इसके अंदर भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 46। और इसके अंदर भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 46। पर पुरुषों के शरीर में बनते हैं क्या? स्पर्म। क्या बनते हैं? स्पर्म। क्या उसी को कहते हो क्या? शुक्राणु। और स्त्रियों के शरीर में बनते हैं क्या? शुक्राणु। स्त्रियों के शरीर में क्या बनता है? ओवम, या इसे कहते हो अंडाणु। पर जब शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं, शुक्राणु और शुक्राणु अंडाणु बनते हैं, तो दोनों के बनते समय जो विभाजन होता है उसे कहते हो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। इसके कारण शुक्राणुओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है 23, और ओवम में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 23। जब 1 शॉट आएगा तो इन सब चीजों को हम डिटेल में समझा लेंगे। अब जब ये 23 हो रहा है तो यही जब आपस में जुड़ेंगे तो जुड़ने की क्रिया को कहते हो निषेचन, जिसके कारण जाइगोट बनेगा, फिर उससे एक अगले शिशु का निर्माण होगा। अब यही होना है क्रॉसिंग ओवर, मतलब अब यही होता है क्या? क्रॉसिंग ओवर, जो हेडिंग डाले हो, क्रॉसिंग ओवर या पारगमन, यही होगा क्या? क्रॉसिंग ओवर और पारगमन। तो ये जो हेडिंग डाले हो क्रॉसिंग ओवर और पारगमन की क्रिया, वो कब हो रही होगी? पुरुषों तथा स्त्रियों में मियोसिस सेल डिवीजन की क्रिया के समय, ठीक है। आप सहरसा से जी हैं तो इसके आने का बायोलॉजिकल कारण होता है ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस का डिसबैलेंस हो जाना, ठीक है ना। ठीक, समझ में आ गया? चलो बताओ एक बार, समझ में आ गया? ठीक। अब क्या होगा देखो, सबसे पहले होगा, मान लो एक गुणसूत्र हम बनाते हैं कुछ इस तरीके से समझने के लिए। ये पहला गुणसूत्र, और यहीं बनाते हैं एक दूसरा गुणसूत्र, ये दूसरा हो गया, ठीक। ये क्या है? क्रोमोसोम। ये क्या है? क्रोमोसोम या गुणसूत्र, गुणसूत्र है। सबसे पहले क्या होगा? एक क्रिया होगी
जिसको कहोगे लिंकेज, क्या इसी को कहते हो सहलग्नता, क्या कहते हो सहलग्नता, जिसके कारण गुणसूत्रों के दोनों खंड आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं, गुणसूत्रों के दोनों खंड आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं, और इनके जुड़ने की क्रिया को ही क्या कहते हो, लिंकेज कहते हो। और जिसकी सहायता से जुड़ते हैं उसे कहते हैं सैटेलाइट। तो गुणसूत्रों के ऊपरी भाग को क्या कहते हो, सैटेलाइट। तो लिंकेज की क्रिया के समय दो गुणसूत्र अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के पश्चात क्या होते हैं, सैटेलाइट की सहायता से आपस में जुड़ने की क्रिया करते हैं, जिसके पश्चात इनमें क्रॉसिंग ओवर या पारगमन की क्रिया होती है, जिसके कारण गुणसूत्रों के खंड आपस में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। गुणसूत्रों के खंड आपस में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। बदल जाते हैं कहने का मतलब, शुरू में ऐसे था, शुरू में कुछ इस तरीके से था, होता क्या है, इसके खंड आपस में क्या होते हैं, बदल जाते हैं कुछ इस तरीके से। तो इसका कुछ हिस्सा यहाँ आके जुड़ जाएगा और इसका कुछ हिस्सा जो टूटा था वो यहाँ आके जुड़ जाएगा। तो अब जो नया गुणसूत्र बनता है उसको कहते हैं हम लोग कियाज्मा। क्या कहते हैं, कियाज्मा। मिट भाई, कियाज्मा। गुणसूत्रों के खंड आपस में बदल जाते हैं जिसके कारण जो नई संरचना बनती है उसे कियाज्मा कहते हो। और गुणसूत्र के अंदर ही है डीएनए और डीएनए के अंदर है जीन, तो जीन भी आपस में बदल जाते होंगे। तो जब जीन आपस में बदल जाएंगे तो उसके बदलने की क्रिया के कारण उसे क्या कहोगे, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। तो अगर पूछेगा अब कि क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं, तो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के समय सबसे पहले लिंकेज की क्रिया होती है, जिसके कारण गुणसूत्र सैटेलाइट की सहायता से आपस में जुड़ जाते हैं, जिसमें क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होते समय गुणसूत्रों के खंड आपस में बदल जाते हैं, जिसके कारण इनमें उत्परिवर्तन की क्रिया होती है, जिससे इसके अनुवांशिक लक्षण बदल जाते हैं और इस क्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है, ठीक, कितनी बात समझ में आ गई। जेनेटिक डिसऑर्डर अलग चीज है और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर अलग चीज है। ठीक, तो इसकी थियोरी को लिखा जाए। थियोरी में क्या लिखोगे, इसकी थियोरी में लिखोगे, लिखोगे क्रॉसिंग ओवर की क्रिया, क्रॉसिंग ओवर क्रिया, क्रॉसिंग ओवर को पारगमन भी लिख सकते हो की क्रिया, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के समय, के समय होता है, के समय होता है। इस क्रिया में, इस क्रिया में सबसे पहले, इस क्रिया में सबसे पहले हो गया सहलग्नता, सहलग्नता के कारण गुणसूत्रों के, गुणसूत्रों के दोनों भाग, दोनों भाग सैटेलाइट, सैटेलाइट की सहायता से, सहायता से आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। फिर क्या लिखोगे, जिसके पश्चात, जिसके पश्चात पारगमन, पारगमन को ही क्या कहते हो, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया के समय, क्रिया के समय यह एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, के समय यह एक दूसरे से, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, हो जाते हैं, जिससे गुणसूत्रों के खंड आपस में बदल जाते हैं, जिससे गुणसूत्रों के खंड, गुणसूत्रों
के खंड आपस में बदल जाते हैं, आपस में बदल जाते हैं, जिससे बनने वाली संरचना, जिससे बनने वाली संरचना, से बनने वाली संरचना कियाज्मा कहलाती है, कियाज्मा कहलाती है। जो उत्परिवर्तन का कारण बनता है, यह क्रिया, यह क्रिया पारगमन या क्रॉसिंग ओवर कहलाती। ये हो गया आज का लेक्चर। कियाज्मा क्या है सर? जब गुणसूत्रों के खंड आपस में बदल जाते हैं तो उसमें जीन और डीएनए भी बदल जाते हैं। नाइस किया गया यार, जिसके कारण नए लक्षणों का विकास होता है। तो सबसे पहले लिखो आज की क्लास कैसी लगी। अगले 1 मिनट तक हम यहाँ रुक रहे हैं और देख रहे हैं, जिसका जो भी टॉपिक समझ में क्लियर नहीं आया होगा उसके बाद छोड़ देते हैं। हाँ भूख मुझे भी लगा, ठीक है ना। तो 10 सेकंड जरा रुको, उसके बाद बस। सर मेरा कमेंट जा रहा है, बिल्कुल भूख जल्दी आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? यस सर क्लियर है, चलो ठीक है, कल मिलते हैं इसी टाइम पे, तब तक के लिए गुड नाइट। हेलो प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूं अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है टारगेट बोर्ड। एक बार दोबारा आप लोगों को मिलकर अच्छा लगा। सभी को गुड आफ्टरनून मेरी तरफ से, और सभी को गुड मॉर्निंग भी, कुछ क्योंकि कुछ बच्चे गुड मॉर्निंग भी लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से जुड़ जाइए, उसके बाद फिर क्लास को शुरू किया जाए। उससे पहले कल के क्लास के बारे में आप लोग लिखिए कि कल की क्लास आप लोगों को कैसी लगी और आप लोगों को कल समझ में आया था कि नहीं। सारी बातें जो भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है ना, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के बारे में,